हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 7 की, जिसका नाम है शरीर क्रिया विज्ञान एवं खेल में चोटें। आज हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए काफी यूजफुल रहेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि शक्ति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक समझाइए। तो आपको पता होगा, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो शरीर की पुष्टि को निर्धारित करने वाले चार कारक होते हैं। ठीक है, चार घटक आप कह सकते हो। कौन कौन से? शक्ति, दूसरा गति, तीसरा सहन शक्ति और चौथा लचक। ठीक है, चार घटक होते हैं। ठीक है, शारीरिक पुष्टि के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं पहले क्वेश्चन के अंदर कि शक्ति को निर्धारित करने वाले जो आपका पहला घटक है, ठीक है, शरीर को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक की। तो देखते हैं इसको और समझते हैं। तो किसी व्यक्ति की शक्ति को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं? तो पहला बताओगे मांसपेशियों का आकार, दूसरा बताओगे शरीर का भार और तीसरा बताओगे मांसपेशीय संरचना कैसी है। ठीक है, तो ये तीन चीजें करती हैं, शक्ति को निर्धारित करती है। और भी बहुत सारे आपको मेनली 3 से 4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अपने माइंड में। तो पहले हम बात करते हैं मांसपेशियों का आकार। तो देखो, जितनी बड़ी मांसपेशी होगी, ठीक है, तो वो उतनी ही शक्ति उत्पन्न करेगी। ठीक है ना, समझ रहे हो? और जो पुरुषों की मांसपेशियां होती हैं वो बड़ी होती हैं और इसलिए क्या करती है, वो अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। और भार प्रशिक्षण की सहायता से क्या हो सकता है, जो मांसपेशी का आकार है, ठीक है, जो साइज है मसल्स का, उसमें क्या वृद्धि की जा सकती है आकार के अंदर। ठीक है ना, अब मांसपेशी का आकार बढ़ जाएगा तो क्या होगा, शक्ति ऑटोमेटिकली क्या बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, अब आगे हम बात करते हैं शरीर के भार की, बॉडी वेट। तो अधिक भार वाले व्यक्ति हल्के व्यक्ति की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, इसको आपने अपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, अपने आसपास देखते हो, जिनका वेट ज़्यादा होता है वो हल्के व्यक्तियों की अपेक्षा क्या होते हैं, ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? आगे हम बात करते हैं मांसपेशी संरचना की। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो जिन मांसपेशियों में फास्ट ट्विच फाइबर की प्रतिशतता अधिक होती है वे अधिक शक्ति उत्पन्न करते हैं, जबकि स्लो ट्विच फाइबर शीघ्रता से संकुचित नहीं हो सकते, किंतु वे लंबी अवधि तक संकुचित रहने की क्षमता रखते हैं। और इन फाइबर्स की प्रतिशतता का निर्धारण अनुवांशिक तौर पर किया जाता है। ठीक है, अब देखो मेनली क्या होता है, हमारी मांसपेशी होती है, मेनली इसमें 2 फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, 2 मांसपेशी फाइबर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया फास्ट ट्विच फाइबर, ठीक है, और दूसरा हो गया स्लो ट्विच फाइबर्स। अब जो फास्ट ट्विच फाइबर होते हैं क्या होते हैं ना, कि जल्दी ही क्या होते हैं, संकुचित हो जाते हैं। ठीक है, और जल्दी शक्ति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ना शक्ति को निर्धारित करने वाले कारक। तो क्या हो गया, मांसपेशी की संरचना हो गया। और दूसरा फाइबर वो क्या है, स्लो ट्विच फाइबर। नाम इसमें चल रहा है स्लो, ये जो धीरे धीरे संकुचित होते हैं और लंबी अवधि तक क्या होते रहते हैं, धीरे धीरे संकुचित होते रहते हैं। और इससे क्या होता है, देर तक क्या भाई, शक्ति बनी रहती है। ठीक है ना, अब इसमें क्या होगा, जल्दी संकुचित हो गए, ठीक है, तो शक्ति फिर दोबारा आपकी चले जाएगी एक बार में। ठीक है, लेकिन अब ये क्या हो रहा है भाई, धीरे धीरे संकुचित हो रहे हैं। ठीक है, दूसरे फाइबर स्लो ट्विच फाइबर, तो उससे क्या होगा, आपकी जो शक्ति है वो देर तक बनी रहेगी। ठीक है, मेनली इसमें ये डिफरेंस होता है दोनों में। समझ गए यहाँ तक? और इन फाइबर्स की जो प्रतिशतता होती है कि कौन सा फाइबर अलग होगा हमारी मांसपेशी के अंदर, वो अनुवांशिक तौर पर किया जाता है इसका निर्धारण। ठीक है ना, समझ गए यहाँ तक कि कौन से फाइबर्स की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। समझ गए यहाँ तक? तो ये था भाई शक्ति को निर्धारित करने वाले कारक। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि मांसपेशी तंत्र पर व्यायाम के प्रभाव बताइए। ठीक है ना, कि जो हमारी मांसपेशी तंत्र है, ठीक है, हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है, उस पर व्यायाम के क्या प्रभाव पड़ते हैं, या एक्सरसाइज के इफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो उसमें कौन कौन सा पॉइंट आप लिख सकते हैं, पहले उनको हम देख लेते हैं, फिर इनका एक्सप्लेन देखेंगे भाई। कि पहले मांसपेशियों के आकार में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, नियमित रूप से व्यायाम करने से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। उचित शारीरिक आसन, मतलब कि आपका जो स्ट्रक पोस्चर है आपका शरीर का, वो ठीक होता है। अतिरिक्त वसा में कमी हो जाती है। ठीक है, जो वसा को मतलब जमती नहीं है। ठीक है ना, एक तरह से जिससे मोटापा आने लग जाता है, तो वसा को जमने नहीं देता है अगर आप नियमित रूप से क्या कर रहे हो, व्यायाम कर रहे हो। मांसपेशी गति में कुशलता और देर से थकना। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, पॉइंट लिख सकते हो किसके लिए, मांसपेशी तंत्र पर व्यायाम के प्रभाव। अब हम बात करेंगे इनके एक्सप्लेनेशन की। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट क्या है, मांसपेशियों के आकार में वृद्धि। अब नियमित रूप से व्यायाम करने से क्या होगा, ठीक है, मांसपेशियों की कोशिकाओं में वृद्धि होगी, उनका आकार बढ़ जाएगा। ठीक है ना, समझ गए यहाँ तक? अब कोशिकाओं का आकार बढ़ रहा है मांसपेशियों की, तो उससे क्या होगा, मांसपेशियों की आकृति में वृद्धि आएगी। ठीक है,
अब मांसपेशी आकार में वृद्धि आ रही है तो यही तो प्रभाव है, ठीक है ना, कि जब हम नियमित तौर पर व्यायाम करते हैं तो क्या हो रहा है, मांसपेशियों के आकार में वृद्धि हो रही है, मतलब कि मांसपेशियों का आकार बढ़ जाता है। अगला है नई कोशिकाओं का निर्माण। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी मांसपेशी होती है उसमें जो रक्त का संचार, उसमें जो ब्लड का संचार होता है, प्रवाह होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा होता है, वो असंख्य जो कोशिका हमारे शरीर में फैली हुई है, ठीक है, जाल की तरह, उसके द्वारा होता है, ठीक है। और जब हम विश्राम की स्थिति में होती है तो ये कोशिकाएं काम नहीं करते, ठीक है, बंद बंद रहती हैं, ठीक है, मतलब कि ये जो रक्त का संचार नहीं करती है। लेकिन जब हम नियमित रूप से क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब नई कोशिकाओं का निर्माण से क्या हो रहा है, जिससे जो रक्त का संचार है वो अच्छी तरीके से हो रहा है, ठीक है ना, समझ गए यहाँ तक। उसके जो कार्य कुशलता वृद्धि हो रही है रक्त के संचार में, ठीक है, क्यों हो रही है, क्योंकि नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, व्यायाम करने की वजह से, एक्सरसाइज करने की वजह से, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब अगला आता है उचित शारीरिक आसन, ठीक है ना। अब नियमित रूप से अगर व्यायाम करते हो तो उससे क्या होता है, आपकी जो मांसपेशी है, ठीक है, आपके जो मसल्स है वो क्या रहते हैं, मजबूत रहते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो यहाँ तक आप। अगर आप रेगुलर क्या कर रहे हो भाई, एक्सरसाइज करते हो, तो आपका क्या होगा, आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रोंग रहेंगे, ठीक है, मजबूत रहेंगे। और आपके अगर ये जो मांसपेशी मजबूत रहती है तो उससे क्या होता है, जो भी आसन संबंधी विकार होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर के अंदर, वो होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर रहती है, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं होते हैं, समझ गए यहाँ तक। तो उचित शारीरिक आसन का मतलब क्या है, अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करते हो तो आपकी जो मांसपेशी मजबूत होती है, और मजबूत मांसपेशी के कारण क्या होता है, कोई भी आसन संबंधी विकार नहीं होता, और आपका जो शरीर है वो भी, आपका जो शारीरिक आसन है वो भी बिल्कुल सही रहता है, ठीक है ना, समझ गए यहाँ तक। आज हम बात करते हैं अतिरिक्त वसा में कमी। तो इसमें क्या होता है, जब हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, व्यायाम करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो ज़्यादा जो वसा होती है वो जम नहीं पाती है, ठीक है ना, संतुलन बना रहता है। अब ज़्यादा वसा जमा होती रहेगी तो क्या होगा, मोटापा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब हम व्यायाम को रेगुलरिटी के साथ करते हैं तो क्या होगा, जो वसा है उसको वो जम नहीं पाते, इससे क्या होगा, और जो वसा है वो कम होती रहती है, ठीक है ना, किसकी वजह से, व्यायाम की वजह से जो हम करते हैं डेली, ठीक है ना, समझ गए यहाँ तक। अब अगला आता है मांसपेशीय गति में कुशलता, ठीक है ना। जब आप अच्छे से व्यायाम करते हो, रेगुलरिटी के साथ करते हो, तो क्या होता है, तो मांसपेशीय गति में कुशलता आती है। अब इससे क्या होता है, जो आपकी मांसपेशी है वो अच्छे से मूवमेंट करती है, ठीक है, अच्छे ढंग से गति करती है, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो मांसपेशी गति में कुशलता क्या होता है, आपकी जो मांसपेशियाँ होती है वो व्यायाम के कारण अच्छे से गति करती है, ठीक है ना। अगला है देर से थकना। अब इसमें क्या होता है कि जब हम रेगुलरिटी के साथ नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में जो थकान करने वाले तत्व होते हैं, जिससे हमको थकान महसूस होती है, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, लैक्टिक अम्ल हो गया, एसिड फोस्फेट हो गया। तो इस सब से क्या होता है, हमें थकान महसूस होती है इन तत्वों की वजह से। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो इन तत्वों की कमी हो जाती है, ठीक है ना। जब हम व्यायाम करते हैं तो उससे क्या होता है, जो ये तत्व होते हैं ये घटने लग जाते हैं, और बिना थके हम देर तक काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो समझ गए यहाँ तक। तो ये था भाई मांसपेशी तंत्र पर व्यायाम के क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो आप ये सब बता सकते हो, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है इसको आप नोट कर लो अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है ना। सिंपल से पॉइंट है, इजी पॉइंट है, आपको समझ भी आ गए होंगे, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब आगे हम बात करते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी संस्थान पर व्यायाम के प्रभाव बताइए, ठीक है ना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि जो आपका कार्डियो श्वसन संस्थान पर व्यायाम के क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, जैसे कि हृदय गति का बढ़ना, कार्डियक आउटपुट में वृद्धि, स्ट्रोक आयतन में वृद्धि, रक्त प्रभाव में वृद्धि, रक्तचाप में वृद्धि, प्राणाधार वायु की क्षमता में वृद्धि, और असक्रिय वायु कोशिकाओं का सक्रिय होना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के हृदय गति का बढ़ना, ठीक है। जब हम क्या करते हैं भाई, रेगुलरिटी के साथ व्यायाम करते हैं, ठीक है, नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, हमारा क्या होता है, जो हृदय गति होती है, ठीक है, वो व्यायाम की प्रबलता कैसी है उसके अनुसार बढ़ जाती है, ठीक है ना। हृदय गति का बढ़ना पहला पॉइंट में आप ये लिख सकते हो कि भाई जो व्यायाम कितने अभी तक हम कर रहे हैं, ठीक है, व्यायाम कैसा है, ठीक है, व्यायाम के अनुसार क्या, और व्यायाम की प्रबलता के अनुसार जो हृदय गति है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। अगला है कार्डियक आउटपुट में वृद्धि।
अब इसका नाम से मत डर जाना, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है तो उसको समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, व्यायाम की तीव्रता तथा अवधि के अनुसार ही हृदय द्वारा प्रति मिनट पंप किए गए रक्त की मात्रा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कार्डियक आउटपुट में वृद्धि होती है, ठीक है ना। दोबारा सुनो, व्यायाम की तीव्रता तथा अवधि के अनुसार ही हृदय द्वारा प्रति मिनट पंप किए गए रक्त की मात्रा में वृद्धि होती है। मतलब कि आपकी जो व्यायाम की तीव्रता कैसी है, ठीक है, और उसकी कितने अवधि तक आप कर रहे हो, तो हृदय द्वारा जो प्रति मिनट में जो रक्त पंप किया जाता है उसकी मात्रा में वृद्धि होना, ठीक है, क्या कहलाता है, ये कार्डियक आउटपुट में वृद्धि होना कहलाता है, ठीक है ना। व्यायाम से क्या प्रभाव होता है, मतलब जो व्यायाम करने से क्या प्रभाव पड़ता है इस पर, हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, कि जो हमारा प्रति मिनट में जो पंप किया जाता है रक्त हृदय द्वारा, उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अगला है स्ट्रोक आयतन में वृद्धि। तो ये भी एक तरह से सेम ही है, ठीक है। इसमें भी क्या है कि व्यायाम की तीव्रता तथा अवधि के बढ़ने के अनुसार, ठीक है, अवधि के बढ़ने के अनुसार ही प्रत्येक धड़कन, यहाँ पर धड़कन की बात आ रही है, धड़कन पर हृदय के बाएं नीले, ठीक है, दो नीले होते हैं, दायां नीले और बाएं नीले, जिससे रक्त का प्रवाह, ठीक है, और वापिस अशुद्ध रक्त को शिराओं द्वारा फेफड़ों तक ले जाया जाता है, ठीक है ना। पहले ऑक्सीजन युक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक धमनियों द्वारा, ठीक है, जो धमनियां की चलकर कोशिका में विभाजित हो जाती है, फिर बाद में फेफड़ों तक शिराओं द्वारा क्या होता है, विभिन्न हिस्से से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में लाया जाता है शिराओं द्वारा। तो ये सब किसके द्वारा होता है, ये दाएं और बाएं नीलों के द्वारा ये होता है, ठीक है। हमारे दायां नीला होता है, नीले होता है, एक बाएं नीले होता है, ठीक है, दोनों के द्वारा आप ये काम होता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ चुके हो, ठीक है, अपनी प्रीवियस क्लासेस में 10th तक। तो यहाँ पर आपको दोबारा पढ़ना है फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है ना। तो स्ट्रोक आयतन का मतलब क्या है, जो आपका प्रत्येक धड़कन में जो आपका बायां नीले है, ठीक है ना, तो उससे निकलने वाले रक्त की मात्रा में वृद्धि, ठीक है, यही क्या हो गया आपका स्ट्रोक आयतन में वृद्धि होती है, ठीक है। अब ये क्यों हो रही है, ये व्यायाम की वजह से हो रही है, एक्सरसाइज की वजह से हो रही है, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं रक्त प्रवाह में वृद्धि। अब इसमें क्या होता है, जब हम व्यायाम करते हैं, व्यायाम के कारण क्या होता है, जो हमारा हृदय वायु का संस्थान होता है, ठीक है, वही जो कार्डियो रेस्पिरेटरी जो हमारा संस्थान है, ठीक है, तो ये उन ऊतकों को भाई रक्त की आपूर्ति बढ़ा देता है जिनको उस टाइम पर तुरंत क्या होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है, और उन ऊतकों को या उन टिश्यूज को कम रक्त वितरित करता है, ठीक है, जिन्हें उस समय कम ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए होती है, नीड होती है, ठीक है, जरूरत होती है। समझ गए यहाँ तक, मतलब कि यहाँ पर क्या बात की जा रही है, जिनको ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है ना, तो वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचाया जाता है, ठीक है, रक्त की आपूर्ति बढ़ा दी जाती है, और वही जिनको जरूरत नहीं होती वहाँ पर जो मात्रा है वो घटा दी जाती है, ठीक है ना। समझ गया तो इसमें यही है। अगला आता है भाई रक्तचाप में वृद्धि। इसमें क्या होता है कि व्यायाम के दौरान रक्त की आपूर्ति वृद्धि के कारण रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। जब हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो रक्त की आपूर्ति में वृद्धि होती है, मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। अभी तो इसके कारण क्या होता है, रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है। आगे हम बात करते हैं प्राणाधार वायु की क्षमता वृद्धि। अब इसमें क्या होता है कि व्यायाम करने से जो व्यक्ति में ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ जाती है, जैसे कि वायु की क्षमता में लगभग पहले कितनी होती थी, 3500 सीसी होती थी, जो बढ़कर कितनी हो जाती है, 5500 सीसी हो जाती है व्यायाम करने की वजह से। अब हम बात करते हैं अगले और लास्ट की असक्रिय वायु कोशिकाओं का सक्रिय होना, ठीक है। इसका मतलब ये जो असक्रिय वायु कोशिकाएं हैं वो सक्रिय हो जाती हैं व्यायाम करने की वजह से, ठीक है ना। तो ये था भाई कार्डियो रेस्पिरेटरी संस्थान पर या सिस्टम पर व्यायाम का प्रभाव, एक्सरसाइज के इफेक्ट्स, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको नोट्स अगर चैप्टर का नोट्स चाहिए, वो कुछ भी चाहिए तो काम मिलेंगे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, तो जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना भाई। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।